नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से उनके गूढ़ार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 की, जो कल लोकसभा से पास हो गया था, जिसका संसद और संसद के बाहर जोरदार विरोध किया गया। और विरोध करते हुए क्या क्या कहा गया, इसको समझेंगे। हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इन विरोधी बयानों के मतलब क्या है। क्या ये बयान हमें देश के बंटवारे के समय दिए गए बयानों की प्रतिध्वनि तो नहीं बताते? या धारा 370 हटाते समय जो बयान दिए गए थे वही तो नहीं दोहराते मालूम पड़ते? क्यों देश के गृह मंत्री अमित शाह को संसद में गुस्से में कहना पड़ा कि कौन कौन कह रहा है कि मुसलमान इस कानून को नहीं मानेंगे? ये संसद का बनाया कानून है, देश का कानून है और देश के हर नागरिक पर यह बंधनकारी है। यह अमित शाह जी ने बहुत गुस्से में कहा था। अतः मेरा यह आज का वीडियो देश के हर नागरिक के लिए चिंतन और मनन वाला है। अतः मेरा आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखें और मामले को गहराई से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ है क्या। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति अपने मजहब के लिए या नेक कार्यों के लिए दान करता है, जैसे मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए या स्कूल बनवाने के लिए। एक बार दान करने के बाद वह संपत्ति अल्लाह की हो जाती है, यानी उसके बाद ना उसे वापस लिया जा सकता है और ना उसे बेचा जा सकता है। इसी दान की हुई संपत्ति को संभालने के लिए वक्फ बोर्ड बना है। वर्तमान समय में देश में 30 राज्य वक्फ बोर्ड हैं, जो लगभग 8.7 लाख संपत्तियां और 9.4 लाख एकड़ जमीन को नियंत्रित करते हैं। ये सेना और रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है, मतलब तीसरे नंबर पर इसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं देश में। चलिए अब समझते हैं एक वैध वक्फ अर्थात दान के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं। किसी संपत्ति का स्थायी समर्पण अर्थात संपत्ति को हमेशा के लिए छोड़ देना, त्याग देना। समर्पण करने वाला मुस्लिम धर्म का मानने वाला, स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए और नाबालिग या पागल नहीं होना चाहिए। समर्पण ऐसे उद्देश्य के लिए हो जो मुस्लिम कानून में धार्मिक, पवित्र या दानशील माना जाए। अब वक्फ कानून के विवाद को भी समझ लेते हैं। इतिहास के अनुसार वक्फ की शुरुआत मुगल काल में हुई थी, लेकिन जब भारत में अंग्रेज शासन आया तब वक्फ को कानूनी और संगठित रूप मिला। उससे पहले यह व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर ही चला करता था। प्रोफेसर इरफान हबीब बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने वक्फ को नियंत्रित करने की कोशिश की ताकि उसकी संपत्तियों का प्रबंधन व्यवस्थित हो सके। 1913 में ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पारित किया। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों की निगरानी करना और उनके दुरुपयोग को रोकना था, और यह पहला मौका था जब वक्फ को सरकारी स्तर पर मान्यता दी गई थी। उसके बाद 5 अगस्त 1923 को मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 लाया गया, जिसने वक्फ को कानूनी आधार दिया। इस एक्ट के तहत वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और प्रबंधन शुरू हुआ। बोर्ड बनाए गए जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग और सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे। 1954 में पहला वक्फ अधिनियम बना था। उसके बाद 1995 में संशोधित किया गया। 2013 के वक्फ बिल संशोधन कानून में वक्फ बाय यूजर को कानूनी रूप से मजबूती दे दी गई। इस अर्थात लंबे समय से उपयोग की जा रही जमीन भी अब वक्फ की जा सकती थी। इस संशोधन से अनाधिकृत कब्जे और ढेर सारे मुकदमे पड़ गए थे। अब समझते हैं कि वक्फ 2025 बिल में क्या क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जो अब आज पास हो जाएगा रात में। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम अब उम्मीद UMEED यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट होगा। वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही अपनी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है। पहले ये नहीं था। पहले यह था कि इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति। 2013 संशोधन में जोड़े गए वक्फ बाय यूजर को भी हटा दिया गया है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों द्वारा स्वयं कागजों की जांच कराने की शक्ति को भी हटा दिया गया है। अब जिले का DM या कलेक्टर ही सर्वे करेंगे।
केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले अब अंतिम नहीं माने जाएंगे। हाई कोर्ट में विवादों के लिए अपील की जा सकेगी। अब 1995 के बाद इन बदलावों को भी समझ लेते हैं कि जो आम जनता को प्रभावित करते रहे हैं और जिनकी वजह से इतने सारे विवाद हुए और जिसकी वजह से सरकार को ये नया बिल लाना पड़ा। वक्फ बाय यूजर का मामला सबसे ज़्यादा जो है चर्चा में था। 1995 में धारा 3R के तहत लंबे समय तक धार्मिक उपयोग से कोई ज़मीन वक्फ बन सकती थी बिना मालिकाना हक साबित किए हुए। इससे आम लोगों की ज़मीन खतरे में पड़ गई थी। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन खाली पड़ी हुई है और आपने उसे भाईचारे में नमाज पढ़ने के लिए दे दी किसी को, या किसी खाली पड़ी हुई ज़मीन पर नमाज पढ़ना किसी ने प्रारंभ कर दिया और बाद में उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड यह कह करके वक्फ की संपत्ति घोषित कर देता था कि यहाँ तो नमाज पढ़ी जाती थी और ये जो व्यक्ति यहाँ पे नमाज शुरू की थी उसने वक्फ कर दी, क्योंकि 2013 का कानून उस भूमि का प्रयोग करने वाले को वक्फ करने का अधिकार देता था, लेकिन अब वो हटा लिया गया है। लेकिन अब 2025 के कानून के बाद केवल ज़मीन का मालिक ही वक्फ घोषित कर सकता है। इसका असर ये होगा कि आम जनता की ज़मीन पर मनमाने दावे नहीं किए जा सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है ये। 1995 वक्फ कानून की धारा 4 के तहत वक्फ बोर्ड खुद तय करता था कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं, जिससे आम लोगों की ज़मीन पर जो दावे होते थे उसकी जांच भी वही करते थे और वही निर्णय देते थे। लेकिन अब 2025 के वक्फ कानून के अनुसार जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेगा और इसका असर होगा कि बोर्ड की तानाशाही कम होगी, लेकिन कलेक्टर की निष्पक्षता पर लोग सवाल उठाया करेंगे। 1995 वक्फ कानून की धारा 64 और 85 के तहत ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम था और आम लोग हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। वो बात अलग है कि हाई कोर्ट किसी मामले का स्वतः संज्ञान ले ले। तो 2025 के कानून में अब 90 दिनों में हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इसका असर होगा कि लोगों को अपनी ज़मीन बचाने का एक अच्छा मौका मिलेगा कि वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। 1947 में आज़ादी के समय वक्फ बोर्ड के पास ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ अनुमानों के अनुसार लगभग 50,000 एकड़ ज़मीन थी। उस समय मुस्लिम आबादी करीब 3.5 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 22-23% थी। विभाजन के बाद ये घटकर 9.8% लगभग 3.5-4 करोड़ के आसपास रह गई, क्योंकि लाखों मुस्लिम पाकिस्तान चले गए। आज वक्फ बोर्ड 9.4 लाख एकड़ ज़मीन पर दावा करता है, जो सारी की सारी ज़मीन पर दावा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सवाल उठाया कि ये संपत्तियां कहां से आईं। इतिहास में जाएं तो 12वीं सदी से दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में वक्फ का चलन था। मुगलों ने भारत में बहुत सी ज़मीनें युद्ध करके राजाओं से छीन ली, लूट के हासिल कर ली थी और इसके बाद उन्होंने ये ज़मीनें अपने करीबियों को तोहफे में दी और बाद में से इन्हीं में से कुछ ज़मीनों को वक्फ के नाम कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो ज़मीन लूट करके ली गई थी, क्या उसे दान करने का अधिकार था? कानूनी तौर पर यदि ज़मीन आपने अपनी मेहनत, अपनी कमाई या अपनी काबिलियत से नहीं कमाई है, तो उसे दान करने का या वक्फ करने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता। अब प्रश्न ये भी उठता है कि वक्फ बोर्ड को चलाने वाले लोगों ने संपत्ति के मालिकाना हक की जांच क्यों नहीं की? ये कोई मंदिर की दान पेटी तो थी नहीं कि जिसमें चोर बेईमान लोग अपने पापों को धोने के लिए पैसा डाल दें और उसका पता भी करना मुश्किल हो जाए कि ये पैसा किसका था, किसने डाला था। ये ज़मीन का मामला था जिसमें ज़्यादातर पेपर कागज होते थे। ज़्यादा जिम्मेदारी ज़मीनों के मालिकाना हक देख करके काम करने की आवश्यकता थी वक्फ बोर्ड वालों को। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 40 बोर्ड को यह अधिकार देती थी कि वह किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करे और उसका फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती देने तक मान रहता था। लेकिन सरकार ने मालिकाना हक की जांच के लिए कोई सख्त तंत्र तब तक नहीं बनाया था। कई बार गांव की गांव, मंदिर या सरकारी ज़मीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, जिससे विवाद लगातार बढ़ता रहा और सरकार को मजबूरी में यह बिल लाना पड़ा। भाजपा के सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस ने 5 दशक तक शासन किया, मुस्लिमों को कमज़ोर बताया, इनके आरक्षण की वकालत की और संसद समिति की रिपोर्ट तो ये कहती है कि मुस्लिम वंचित हैं। फिर इन कमज़ोर मुसलमानों ने वक्फ को इतनी ज़मीन दान में कैसे दे दी? 1947 में 50,000 एकड़ ज़मीन से 2025 में 9.4 लाख एकड़ ज़मीन कैसे हो गई? ज़मीन की यह वृद्धि सवाल उठाती है।
अगर मुस्लिम कमजोर थे तो ये दान कहाँ से आया? कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सुधांशु त्रिवेदी बात कह रहे हैं। लेकिन निजी संपत्तियों का क्या हुआ? 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर ही हुआ था। जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। गांधी जी ने बंटवारे का विरोध किया था, पर जिन्ना नहीं माने। बंटवारा हो या न हो, इसको समझने के लिए मुस्लिमों से ही वोटिंग करवाई गई थी। 1946 में 96.6% मुस्लिमों ने जिन्ना के पक्ष में धर्म के आधार पर देश बांटने के लिए वोट दिया था और पाकिस्तान बन गया था। अंग्रेजों ने रेड क्लिफ लाइन खींच करके भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींच के विभाजन किया था। लेकिन वक्फ की जमीनें बंटवारे के बाद नहीं आई थी, ये पहले से ही थी और मुगल और ब्रिटिश काल से थी। इसलिए पूरी जमीनों पर दावा वक्फ बोर्ड का, इस पर भी लोग सवाल उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को आबादी के अनुपात में उसका हिस्सा मिल गया था, फिर भारत की जमीनों पर दावा क्यों? सच यह है कि यह दावा पाकिस्तान का नहीं है, भारत के वक्फ बोर्ड का है, जो ऐतिहासिक संपत्तियों पर आधारित है। इन संपत्तियों को देश की स्वतंत्रता के साथ ही सरकार के पास ही आ जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आई, ये उस समय के लोग जाने या दर्शक इस पर अपना विचार करें। चलिए अब वक्फ एक्ट के विरोध में दिए गए कुछ बयानों पर नजर डाल लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल मुस्लिमों पर हमला है। ओवैसी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने तो जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को कहा कि यदि उन्होंने वक्फ बिल के पक्ष में वोट दिया तो मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यह भाषा परोक्ष नहीं, सीधे सीधे धमकी की श्रेणी में आती है। महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि मुसलमानों के साथ एक षड्यंत्र है। इमरान मसूद, जिन्होंने मोदी जी की बोटी काटने की बात की थी, ने कहा कि यह कानून असंवैधानिक है और हम इसे नहीं मानेंगे और कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बरेली के मोहम्मद तौकीर रजा ने कहा कि हम इस बिल को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे और इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। मतलब देश के कानून का विरोध करने की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बिल मुसलमानों की दुकान और जमीन छीनने वाला है। ये सारे बयान राष्ट्रीय एकता की बात नहीं करते, बल्कि वही अविश्वास की भावना दर्शाते हैं जो बंटवारे के समय थी या जो धारा 370 खत्म करते समय लोगों ने निरंतर बयान देकर के उठाई थी। ये पाकिस्तान के लोगों ने जो बात कही थी वही ये भाषा है। लोग कानून को भी हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं। विपक्ष के सारे लोग यह भी कहते हैं कि सरकार युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे और बिल लेकर आती है। नौजवानों के रोजगार की बात नहीं करती, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन ये सारे नेता जो बेरोजगारी की बात करते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। ये क्यों नहीं कहते कि ये देश के लिए खतरा है? ये अवैध घुसपैठिए भारतीय गरीब परिवारों के कम लागत वाले पैसे जो उनका व्यापार है छीन रहे हैं, जैसे नाई, प्लम्बर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, सब्जी विक्रेता और ई रिक्शा चलाना। ये सारी के सारे लोग जो विदेशी घुसपैठिए हैं, ये सारा व्यापार धीरे धीरे यही कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो पैसा होता नहीं, आने के साथ ही रिक्शा चलाने लगेंगे, बाल काटने लगेंगे, ये कर रहे हैं। तो ये हमारे भारतीय नागरिकों का ही तो व्यापार छीन रहे हैं। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? इतना ही नहीं, इन घुसपैठियों की वजह से ही गरीब लोगों को रहने के स्थानों की भी कमी पड़ रही है। और इसके बाद भी भारत के कुछ वकील अवैध रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों के दिल्ली स्कूलों में एडमिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। है ना विडंबना? ये प्रश्न भी खड़ा कर रहा है कि भारतीय नागरिकों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों को एडमिशन दिलाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले ये वकील कौन है? कौन इन लोगों को पैसा दे रहा? वक्फ बिल पर हंगामा काटने वाले नेताओं ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है, न रोहिंग्याओं के बारे में, न घुसपैठियों के बारे में। सारे लोग कह रहे हैं कि सत्ता में 11 साल तक रहने के बाद वक्फ बिल को लाने की क्या जरूरत थी। ये बातें कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कह रहे। तो दोस्तों, हमने आज वक्फ बोर्ड और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के हर पहलू को समझने की कोशिश की है, इसकी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर वर्तमान विवादों तक और उन बयानों तक जो इसके विरोध में उठे। सवाल यह नहीं है कि यह कानून किस समुदाय के लिए है या किसके खिलाफ है। सवाल यह है कि क्या हम एक देश के रूप में कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं कि नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान कि ये देश का कानून है और हर नागरिक पर बाध्यकारी है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आज भी 1947 की उन मानसिकता में जी रहे हैं जहां हर मुद्दे को धर्म की कसौटी पर तौला जाता था।
राज्यसभा में गोरखपुर के सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने तो बिल का विरोध करने वाले मुस्लिम सांसदों को लताड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बिल पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। और उन्होंने कई मुस्लिम सांसदों, विधायकों और नेताओं के नाम भी गिनाए जिन्होंने गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए दान की गई करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं कल निशिकांत दुबे जी ने भी लोकसभा में बिल का विरोध करने वाले लोगों को आईना दिखाया था और कहा था वक्फ के लोगों ने दिल्ली और बंगलौर में वक्फ की करोड़ों रुपए की जमीनों को कौड़ियों के भाव बड़े बड़े होटलों को दे दिया, जो अपने विदेशी मुसलमानों को सुअर का मांस परोस रहे हैं। ये कैसे मुस्लिम धर्म के रक्षक होने की बात कर रहे हैं? ये कैसे मुस्लिम धर्म को समझ पा रहे हैं? तो मित्रों, ये था पूरा मामला वक्फ बिल 2025 का। और अगर हम सचमुच एक विकसित और एकजुट भारत चाहते हैं तो हमें इन मुद्दों को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं, बल्कि न्याय, समानता और भारत की सुरक्षा की दृष्टि के चश्मे से देखना होगा। मित्रों, आपकी इस मामले में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।